हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत होने वाला पैट का 2022 का एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी करा गया है आयोग के द्वारा और हम इसके बदलाव, यहां पर जो भी बदलाव हुआ है पैट 2022 के एग्जाम में जो भी बदलाव हुआ है, जो भी इसका नोटिफिकेशन है, उसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और जहां भी पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, आप सभी विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनके मुझे पर्सनली मैसेज मिले थे, जहां पर लिस्ट को सॉर्ट आउट किया गया था और बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इसलिए आज हमने इसको पैट 2022 के नोटिफिकेशन पर पूरा एक डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आयोग के द्वारा की गई हैं। प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, देखिए ये जो पैट का एग्जाम जो हो रहा है, ये मुख्यतः किसके लिए है। सबसे पहले हमें इसको समझना है कि आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में समूह ख और समूह ग के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए ये वाला एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है आयोग के द्वारा। और इसमें भी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो आयोग, जो सचिवालय की कुछ भर्तियां हैं, वो भी इस बार इसमें शामिल करी गई हैं। आइए एक एक करके इसके नोटिफिकेशन, इसकी एग्जाम की डेट, सबके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इस बार एग्जाम हो रहा है, जो पैट का 2022 का जो एग्जाम हो रहा है, इसमें मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट क्या है, क्या क्या बातों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। चाहे वो फॉर्म भरते समय की बातें हो, चाहे हमें एग्जाम से पहले की बातें हो, एग्जाम सेंटर पर जाते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें संभाल के रखनी है, आइए उन सबके बारे में बात करते हैं। देखिए इसका ऑनलाइन आवेदन जो आज से स्टार्ट हो रहा है, ये 28 तारीख, जो मेन बात है कि प्रारंभ होने की जो तिथि है 28 जून 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन की कोई भी विशेषता नहीं है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आज से ठीक एक महीने बाद 27 जुलाई जो इसकी अंतिम तिथि है, 27 जुलाई तक अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बहुत आसानी से भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई भी कमी हो गई है तो आप उसको सुधारने के लिए एक आयोग के द्वारा एक मौका दिया जा रहा है, जो कि 3 अगस्त तक का मौका है। ये हमारी सबसे पहली 3 बातें थी। यहां पे फॉर्म को भरते समय क्या बातें याद रखनी है कि डेट, बहुत सारे छात्रों की डेट कंफर्म ना होने की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यानी 7 दिन के भीतर आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। जो भी आपका करेक्शन है, आप उस करेक्शन को सही करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो परीक्षा ये जो हो रही है, ये किन पदों के लिए है, कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए हैं, तो आइए देखते हैं। यह है कि जो 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों के चयन हेतु संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यानी पैट का जो एग्जाम है, आपका प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, आपका एग्जामिनेशन टेस्ट जो है, इस एग्जाम को पास करने के बाद समूह ग की जो भी परीक्षा आयोग कंडक्ट कराएगा उसके लिए आप पात्र माने जाएंगे। यानी इस परीक्षा को पास करने का ये दावा आप नहीं कर सकते कि आपने ये परीक्षा पास कर ली तो आप जो है नौकरी के हकदार बन गए। इसके बाद एक जो मुख्य परीक्षा होगी, जो भी जिस पद के लिए होगी, वो आपको पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। और जो भी आपको फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन का कोई भी यहां पर आदेश नहीं है। आपको फॉर्म जो भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था, देखिए किस तिथि को हुआ था, 28/10/2021 को जो रिजल्ट घोषित हुआ था। और घोषित होने के बाद जो 1 वर्ष की अवधि तक, यानी जो पिछला वाला हमारा जो पैट का एग्जाम था, जिन भी छात्रों ने वो एग्जाम जो पास किया था, वो 27/10/2022 तक ही वैलिड है, 27/10/2022 तक ही वैलिड है। इस बीच के दौरान, इस समय के दौरान जो भी विज्ञप्ति निकली है, जो भी फॉर्म निकले हैं, जो भी आपका रिजल्ट आया है, उसके आधार पर केवल
27/10/2022 तक ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही 27/10/2022 के बाद नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी आती है तो डिपेंड करेगा, जो भी पैट 2022 का एग्जाम हो रहा है अगर वो आप क्वालिफाई होंगे तभी आप नेक्स्ट कोई भी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप पैट 2021 के आधार पर उस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके बाद कह रहा है विज्ञापन 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे। यही जो बात हमने आपको बताई है, किस पर, शॉर्ट लिस्टेड। एक चीज और है, ये शॉर्ट लिस्ट को समझते हैं। पिछली बार जब पहली बार ये एग्जाम हुआ था तो कुछ बच्चों के मन में एक बात क्लियर नहीं हो पा रही थी कि शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब यह है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई पद है 100 पद के सापेक्ष अगर फॉर्म बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं या बहुत ज्यादा भर जाते हैं तो आयोग क्या करता है, उसके 3 गुना या 5 गुना सापेक्ष जो भी कट ऑफ मेरिट होती है उन फार्मों को रोककर बाकी सारे फार्मों को आउट कर देता है। 100 फार्मों के सापेक्ष 300 सीटें या 500 सीटों के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर देता है, बाकी जिनकी मेरिट कम होती है उनको बिना परीक्षा दिए आउट कर दिया जाता है। तो इसके बाद इस तरीके से आप जो है जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 के स्कोर पर आधारित रहेगी, यानी अब जो नेक्स्ट परीक्षाएं होंगी, जो भी आपकी पैट की परीक्षा के बाद जो भी नेक्स्ट परीक्षाएं होंगी, जो मुख्य परीक्षाएं होंगी वो किस पर रहेंगी, प्रारंभिक परीक्षा अर्हता 2022 पैट 2022 के बाद ही उसको काउंट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। पैट 2022 में आपका जो भी स्कोर होगा उसके बाद उसी नंबरों के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक बात और ये कह रहे हैं कि ये भी आपको क्लियर करके चलना है कि आप मान के चलें अगर आपने पैट 2022 की परीक्षा में टॉप कर लिया है और इस टॉप पर के आधार पर, इस टॉप लिस्ट के आधार पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपका किसी परीक्षा में मुख्य रूप से चयन हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। ये परीक्षा ऐसी है कि इसके बाद आप मुख्य रूप से किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हुए हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एक डाउट है कि किस तरीके की भर्ती, इस परीक्षा को पास करने के बाद किस तरीके की भर्ती में हम फॉर्म डाल पाएंगे। तो आइए देखिए किस तरीके की भर्ती में हम फॉर्म डाल पाएंगे। समूह ख और समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पद जहां पर भी जिसके अंतर्गत सचिवालय की भर्तियां हैं और राज्य सरकार की बहुत सारी भर्तियां हैं जो सीधे सीधे फार्मों को निकालेंगी और आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो भी हम जिस पद में फॉर्म डालेंगे, जब पैट की परीक्षा हो जाएगी और हम कौन कौन से पदों के लिए क्या क्या हमारा वेतनमान होता है, हमें फॉर्म भरने के बाद इस चीज की जानकारी भी होनी चाहिए कि हम किस पद के लिए, हम जो सेवा करने वाले हैं वो उस पद अंतर्गत हमें कितना वेतनमान मिलने वाला है। अगर हम समूह ग की बात करते हैं, समूह ग में क्या दे रखा है कि अगर ये 5200 से 20,200 और 1900 ग्रेड पे वाला, यानी अगर कोई व्यक्ति 5200 से 20,000 ग्रेड पे पर नौकरी करता है तो ये मान के चलिए उसका जो वेतन होगा वो लगभग राउंड अराउंड 35,000 के आसपास उसका वेतन लगभग में होगा। और अगर ये बात करते हैं 9,300 से 34,800 की, तो ये यहां पे हम इसको मैक्सिमम मान के चल रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो 55,000 से लगभग 60,000 रुपए सैलरी तक इनका वेतन होता है। ये भी हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रारंभिक जो सैलरी मिलती है वो लगभग 45,000 रुपए के आसपास मिलती है। ये भी समूह ग की भर्ती है, ये समूह ख और समूह ग दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे 4600 ग्रेड पे की बात कर रहा है। 4600 ग्रेड पे से कम का मतलब यह है, 4600 से कम का मतलब यह है कि आप 45,000 के आसपास वाली नौकरी, आपका जो वेतन रहेगा वो 45,000 के आसपास रहेगा। तो ये तो थी हमारी वेतन की बातें। अगर हम जो भी पद के ऊपर जो भी हम फॉर्म डालेंगे वहां पर हमारा वेतन क्या होगा उसके बारे में था। आगे चलते हैं, देखिए अब हम बात कर रहे हैं। देखिए आवेदन भरते समय पिछली बार अक्सर बच्चों से कुछ गलतियां हुई थी।
जिसकी वजह से उनका प्रवेश पत्र नहीं आया था और वो परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे। फार्म भरते हुए हमें बहुत सारी विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपका जो भी फोटो आप जो लगा रहे हैं, वो फोटो आपका बिल्कुल एकदम क्लियर स्थिति में होना चाहिए। अगर वो फोटो अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप वहां पर बहुत सारी चीजों में फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन के समय पे, कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप किस प्रदेश के निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं वहां का सर्टिफिकेट, जन्म तिथि, आपका लिंग, वैवाहिक स्थिति, ये सारी की सारी चीजें, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि फोटो, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फोटो रखा हुआ होता है, जाकर हम उसको कट कॉपी पेस्ट करा देते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि वाह हमने फॉर्म भर दिया, टेंशन खत्म हो गई। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे एक एक बात सारी नोटिफिकेशन में क्लियर की गई है कि फोटो कैसा होना चाहिए। चेहरे की जो भी छवि है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। थोड़ी से लेकर और शिखर तक, यानी थोड़ी से लेकर शिखर तक आपका फोटो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों कानों की स्थिति जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा ऐसा होना चाहिए जिससे चश्मे के अंदर आपकी आंखें क्लियर रूप से दिखाई दे सके। कैमरे पर सीधी नजर होनी चाहिए, आंखें खुली, मुंह बंद होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब कुछ आपका फोटो आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ठीक है 6 महीने पहले कोई फार्म के लिए अपना फोटो खिंचवाया था, वही फोटो हम अगले महीने या 6 महीने बाद हम उसको लगा देते हैं। इस वजह से हमारा फार्म रिजेक्ट हो जाता है। मैंने देखा है पिछले साल पैट के एग्जामों में फार्मों को रिजेक्ट होते हुए, इसलिए ऐसी कोई भी लापरवाही आप बिल्कुल ना करें। इसके बाद जो हमारी अधिमानी अहर्ता है वो हम सब पूरी करेंगे। हमारा पत्र व्यवहार का पता है वो हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप जो फार्म भरेंगे, जब आपका नंबर आएगा उस समय आपके बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता यदि कोई हो या स्थायी और पत्र व्यवहार का पता, इसको बिल्कुल क्लियर करके भरना है। अंत में जो भी आप घोषणा करेंगे उस घोषणा की आपको आवश्यकता रहेगी। इसकी अगर हम फीस की बात करें तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, अनारक्षित के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 रुपए आवेदन है, और ऑनलाइन फीस की जो प्रक्रिया है कुल मिलाकर 185 रुपए आपको फॉर्म में भरने में खर्च करना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए 95 रुपए का आवेदन शुल्क है, और विकलांग जनों के लिए मात्र 25 रुपए का शुल्क देना होगा, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया वाला शुल्क। आवेदन शुल्क यहां इनके लिए कुछ भी नहीं है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उक्त एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट के साथ संभाल कर रखें। संभाल कर रखना है, क्योंकि इसी फॉर्म के आधार पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसी फॉर्म की आपको आवश्यकता होगी। यह बिल्कुल क्लियर कट बात है, इसको आपको संभाल कर रखना ही है। ये देखो कह भी रहे हैं कि अभिलेखों की समीक्षा और परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति आपको प्रस्तुत करनी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी शैक्षिक अहर्ता की अगर बात करें तो शैक्षिक अहर्ता से सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रही हो या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर रही हो और फॉर्म भरने की तिथि तक वो परीक्षा पास होना अति आवश्यक है। यानी अगर आज फॉर्म भरा है, भरने का मतलब यह है विज्ञप्ति तिथि, यदि आज विज्ञप्ति तिथि निकली है तो आज से पहले हाई स्कूल उसका पास होना अति आवश्यक है, तब तो वो फॉर्म भरने के लिए पात्र है, अदरवाइज वह फॉर्म नहीं भर सकता। अगर हम यहां इसकी आयु सीमा की बात करें तो देखिए आयु सीमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो 18 वर्ष से 21 वर्ष की जो आयु होती है वहां पर बहुत सारे फॉर्म पढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हाई स्कूल पास योग्यता पैट की परीक्षा है। तो यहां पर मिनिमम जो आयु है
जो कम से कम आयु है वो 18 वर्ष की आयु है, यानी कैंडिडेट ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी 18 से 40 वर्ष का कोई भी युवक इस फॉर्म को भर सकता है। और भरने के बाद सबसे बड़ी खास बात क्या है कि व्यक्ति 1 जुलाई 1982 से पहले का नहीं हो और 1 जुलाई 2004 के बाद उसका जन्म नहीं हुआ हो। 1 जुलाई 1982 से और 1 जुलाई 2004 के बीच जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रखी हो वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण। यानी अगर मान लीजिए आवेदन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जब परीक्षा, लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में एक दिन में आयोजित नहीं की जा सकती है, तब वो परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये एक शब्द होता है नॉर्मलाइजेशन। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, मान लीजिए पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे बच्चों के जिनके नंबर कम थे उनके ज्यादा हुए थे और जिनके नंबर ज्यादा थे उनके नंबर कम हुए थे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें सभी को बराबर कर दिया जाता है। बराबर करने का मतलब ये होता है कि जो एक एग्जाम, मान लीजिए पहली शिफ्ट में अगर कठिन एग्जाम आया है और दूसरी वाली शिफ्ट में थोड़ा सा उसके मुकाबले इजी आया है, तो जो दूसरी शिफ्ट के एग्जाम के बच्चों के नंबर होंगे वो 1% या 1.5% के हिसाब से उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दिए जाते हैं और पहली मीटिंग वालों के नंबर कुछ कम कर दिए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सबको इक्वल कर देना। इस बात को भी एग्जाम देते समय हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन गलत ना हो, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट होगा वो 1 साल के लिए मान्य होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की 1 वर्ष तक ही मान्य रहेगा। यह हम पहले ही आपको बता चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब देखिए क्या कह रहा है कि आप जब भी कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो आपका जो करेक्टर रोल होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। कुछ बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यदि किसी अनाचार कदाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया अगर आपने है तो, या फिर आपकी आपराधिक या कोई आप पर मुकदमा चल रहा है तो, या फिर आपकी एक से अधिक जीवित पति या एक से अधिक जीवित पत्नी है तो आप इस तथ्य को छुपा रहे हैं, आपका नंबर आ भी जाता है तो आपका अभ्यर्थन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर करके बात लिखी हुई है। और देखिए इसमें आगे भी एक ये दे रखा है पॉइंट, देखिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं और जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनके ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है पात्र नहीं समझे जाएंगे। ऐसा पुरुष जिसने 2 विवाह कर रखे हैं या ऐसी महिला जिसके पति ने 2 शादियां कर रखी हैं। देखिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं या ऐसी महिलाएं जिनके ऐसे पुरुष से विवाह हुआ है जिनके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, वो पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध मुक्ति न प्रदान की गई हो। यानी अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने है तो राज्यपाल महोदय के द्वारा आपको एक लेटर लिखना होगा और उसमें आपको अपना सारा विवरण देना होगा जिसके तहत आपको आपका जो प्रतिबंध है वो समाप्त हो जाएगा या हो सकता है। अब जो कि इसके नोटिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अब इसके सिलेबस को ध्यान में रखना है कि सिलेबस में हमें क्या चीजें पढ़नी है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए यहां पे इतिहास से, देखिए इतिहास से कितने अंक आ रहे हैं, हिस्ट्री से 5 अंक आने के, यानी 5 अंकों के प्रश्न आएंगे और उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और उनका जीवन परिचय से संबंधित, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। तो जो हमारा हिस्ट्री आ रही है वो 5 नंबर की हिस्ट्री है और
इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 नंबर का इतिहास और 5 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन, इस तरीके से ये दोनों भाग मिला के 10 नंबर का आपका इतिहास आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में यहां पर 5 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है, जिसमें आपके लिए नदियां हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत है और मरुस्थल आदि, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये सब कुछ तो नॉर्मल सिलेबस है। अब यहां पर सबसे जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस बिल्कुल क्लियर दे रखा है। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, विज्ञान भी क्लियर है। सबसे कंफ्यूजन की स्थिति क्या होती है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि गणित मैथ जो है केवल कितने 5 नंबर का आ रहा है, मैथ 5 नंबर लिखे हुए 5 मार्क्स, 5 नंबर का मार्क्स है, तो हम खुश होते हैं, चलो ठीक है गणित नहीं आ रहा है। यानी ये जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर टॉपिक क्या क्या दे रखा है, पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, औसत, ये सारी चीजें 5 नंबर में आ रही हैं। यानी सिलेबस देखिए, टॉपिक 5 से ज्यादा है और नंबर क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 नंबर के। लेकिन वास्तव में क्या है, गणित जो है 25 नंबर का आ रहा है। यानी ये सारा चीज तो पढ़ना है, गणित तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, देखिए जो गणित का और सिलेबस है, ये जो चीजें दे रखी हैं अभी आपको बता रहे हैं, ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, 2 ग्राफ आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 ग्राफ होंगे, 5-5 क्वेश्चनों के 2 ग्राफ होंगे, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। और तालिका वाले क्वेश्चन ये 2 ग्राफ इसके होंगे और यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि गणित जो भी आ रहा है वो 25 नंबर का आ रहा है। तो हमें गणित को फोकस करते हुए चलना है, मैथ को फोकस करते हुए चलना है। और बाकी जो चीजें हैं बहुत इजी तरीके से इसमें क्लियर करके दे रखा है कि आपको हिंदी में भी 2 गद्यांश आएंगे जो 10 नंबर के होंगे, जहां पर आपको 5-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है। साइंस आएगी, पुरस्कार देखिए, जीए करंट अफेयर्स जो है आपका, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा और पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, यानी जनरल अवेयरनेस, जीए के 10 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। तो फोकस आपको हर सब्जेक्ट पे करना है। पैट का जो भी एग्जाम है, पैट का जो भी ये क्लियर एग्जाम है आपका, ये आप एग्जाम तभी क्लियर कर सकते हैं जब, अब हमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि पैट के एग्जाम के अंतर्गत हमें सारे ही सब्जेक्टों को लेकर चलना है, एक एक सब्जेक्ट को एक एक पॉइंट क्लियर करते चलना है। और अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो जो आपका जो स्कोर है वो 75% से बहुत आसानी से ऊपर क्रॉस आएगा। तो इस तरीके से जो पैट 2022 का सिलेबस था और सारा नोटिफिकेशन हमने उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।